हाँ जी, चलो. सो आई थिंक ऑडियो ऑडियो एकदम सब क्लियर है, एंड आई कैन सी अबाउट 100-120 स्टूडेंट्स हियर. यस. सो सबसे पहले आज हमारा है सबसे पहला सेशन ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, है ना. आज हम लोग ड्राफ्टिंग की राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं. नाउ बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे अलग अलग डाउट्स थे कि ये सेशन क्या है, कैसे होने वाला है, ये है वो है वो है ये है. सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत ज्यादा दिन से ये पर्टिकुलर सेशंस प्लान कर रही हूँ. ये सेशंस कैसे हैं, एंड ऑनेस्टली आई एम टेकिंग दी सेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम. मैंने ये सेशंस पहले कोई अटेम्प्ट में नहीं लिए हैं, बिकॉज कंसिडरिंग ड्राफ्टिंग के पेपर्स जिस तरह से आ रहे हैं, मैंने आत्महत्या करने से पहले सोचा कि मैं ये सेशंस ले लेती हूँ. ठीक है. सो ये सेशंस का कैसा है कि मैंने ड्राफ्टिंग के 2 सेशंस रखे हैं और डीडी के 2 सेशंस रखे हैं. डीडी के बारे में एक सेपरेट ग्रुप होगा. डीडी के लिए क्या होगा कैसे होगा वो मैं आपको डीडी में बताऊंगी. लेकिन हाँ, अभी के लिए ड्राफ्टिंग में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज हम लोग 5 टॉपिक्स का, ठीक है, 5 यूनिट्स का हम लोग आज राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. एंड नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ ड्राफ्टिंग. ड्राफ्ट वाला पार्ट एकदम अलग होने वाला है. आज हम लोग, मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, केस स्टडी बेस्ड है. वो क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं. ठीक है. तो अपना ओवरऑल प्लान बहुत सिंपल है कि आई विल डिक्टेट द क्वेश्चन. मैं आपको बताऊंगी उसको कैसे लिखना है, और आपको अभी ही लिखना पड़ेगा. साथ में मैं आप लोगों के लिए टाइमर लगाऊंगी कि आपको उस टाइमर के अंदर ही इसको लिखना रहेगा. ठीक है. तो इससे 2-3 चीजें होंगी. एक तो नंबर 1, आपको लेंथ कि कितना लंबा आंसर होना चाहिए उसकी क्लैरिटी मिलेगी. नंबर 2, कंटेंट कैसा होना चाहिए. और नंबर 3, फॉर्मेट. ये सारी चीजें, एंड ऑफ कोर्स आपका टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम एक साथ क्या कर लेंगे, इसको सॉर्ट कर लेंगे. ठीक है. नाउ मैम, ये सेशन जूम में ही अटेंड करना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स, मतलब जो अपना मेरा मेरा बेसिक पर्पस ये था, वो ये था कि जितने भी यहाँ पर फेस टू फेस, ऑनलाइन, लाइव, जीडीपीडी जितने भी बच्चे हैं, ये सभी बच्चे ये सेशन को लाइव अटेंड कर सके और मेरे साथ राइटिंग प्रैक्टिस कर सके. अब ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पोर्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं, जिन्होंने रिसेंटली लेक्चर्स लिए हैं. ठीक है. तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं, तो मैं मानती हूँ कि आप लोगों को अगर है तो मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग बाद में प्रोवाइड कर दूंगी. पर अगर हर वो बच्चा जो ड्राफ्टिंग के लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका है, दैट स्टूडेंट मस्ट 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 अटेंड दिस पर्टिकुलर सेशन, है ना. तो अगर बाकी है पोर्शन तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने ये चैप्टर्स जो मैं आज कराने वाली हूँ अगर वो भी कंप्लीट कर लिए तो आपको ये सेशंस अटेंड करने चाहिए. ठीक है. नाउ मैं आपको सबसे पहले, देर इज वन थिंग, जो अपनी ड्राफ्टिंग की कॉपी है, ड्राफ्टिंग की ही कॉपी निकालो और उसमें आपको शुरू करना है राइटिंग प्रैक्टिस सेशन. आपको हेडिंग देनी है. ठीक है. और आप हेडिंग दे दो उसमें यूनिट 1 to 5. ठीक है. और फिर उसके बाद में अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, आप हम लोग पहले उसको डिस्कस करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर. ठीक है. एकदम तैयार है पूरी जनता? फटाफट से मेरे को चैट में लिख के बताओ जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. बहुत सारी जनता दिख रही है मुझे यहाँ पे. यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम. एक नंबर, एक नंबर. यू आर्यन. ओके. हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड. अब मैं ऐड करूंगी. लेट्स गो. परफेक्ट. हाँ जी. तो ओहो क्रिश, देख लिया मैंने आपको. हम्म. अच्छा, मैंने सब लोगों को म्यूट कर रखा है बिकॉज बिकॉज बहुत सारी जनता रहेगी.
मैम सो हैप्पी टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। आई एम वेरी 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 हैप्पी टू सी यू पूर्वा। मैम इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ अपलोड होगी? अटेंड नहीं करेगा और जिसका पोर्शन बचा है वो मैं बाद में बताऊंगी कहाँ अपलोड होगी। अभी नहीं बताऊंगी वरना तुम भाग जाओगे, फिर इसका पूरा पर्पस खत्म हो जाएगा। चलो अब मैं आपको ऐड करूंगी स्क्रीन शेयर। सुनो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है सब समझने में। हाँ मिल गया, अब मिल गया मिल गया मिल गया। सूरी कैसे? हाँ यस। ये भगवान स्क्रीन कहाँ गई? हम्म। चलो सबको सब कुछ एकदम क्लियरली नजर आ रहा है? मैम सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ज्वाइन। व्हाई? व्हाई? नो आई थिंक एवरीबडी हैज ज्वाइंड। ओके कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। A few couldn't join. Just a second. Give me a second, है ना? इस चीज को मैं सॉर्ट करती हूँ।
ओके, तो आई थिंक मैंने और बच्चों के लिए भी एक मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जस्ट गिव मी 2 more minutes, फिर अपन लोग शुरू करते हैं। ओके, ओके, आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, मैं फाइनली शायद 2 मीटिंग में हूँ, और आई होप कि आप सब ने ज्वाइन कर लिया है अभी। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर बच्चा ज्वाइन कर ले। एंड नाउ अब यहाँ पर आप लोगों के सामने देर आर अबाउट, एक आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर नजर आ रहा होगा। यस, ये जो क्वेश्चन पेपर है गाइस, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में मैंने यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई पुट अ टाइमर, ठीक है, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको इसको कितने मार्क्स में और कितने पर्टिकुलर टाइम में और किस तरह से इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटली विजिबल टू यू। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 विजिबल है आप लोगों के लिए। चलो, परफेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, अर्जुन।
है ना. Arjun, a 72-year widower suffering from serious illness, was looking after by the nephew Karan, who also managed all his financial affairs while Arjun was in a weak physical and mental state. Karan persuaded him to sell his ancestral land worth rupees 80 lakhs to Karan for only 20 lakhs. ठीक है. तो अब सबसे पहले अर्जुन जो है वो 72 ईयर ओल्ड है, सबसे पहला. ठीक है. उसको सीरियस इलनेस है. दूसरा. तीसरा, करण जो है वो उसके सारे अफेयर्स मैनेज करता है, वाइल अर्जुन ऑलरेडी फिजिकल और मेंटल स्टेट में कंपैरेटिवली वीकर है. करण जो उसका केयर टेकर जैसा था, उसने उसको कन्विंस कर लिया कि वो 80 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में सेल कर दे. लेटर अर्जुन अदर रिलेटिव्स चैलेंज द सेल, क्लेमिंग इट वाज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस. है ना. तो अब यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का स्कोप नजर आ रहा है. सो बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिसाइड वेदर द सेल इज वैलिड, गिव रीजंस विद रेफरेंस टू बर्डन ऑफ प्रूफ. अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि यहाँ पर अर्जुन के साथ डेफिनेटली आपको नजर में आ ही रहा होगा, समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस तो हुआ है. अनड्यू इन्फ्लुएंस क्यों हुआ है? क्योंकि जिस पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी और जिसको सेल करी, जो बायर है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं अर्जुन को कन्विंस कर पाया, क्योंकि अर्जुन वीक फिजिकल एंड मेंटल स्टेट में था. करेक्ट है. अब ऐसे केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो वॉइड तो है, पर अब पॉइंट आता है कि इस आंसर को लिखना कैसे है ना. तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को 3 पैराग्राफ में लिखना होता है. प्रोविजंस, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, ये सबको पता है. ठीक है. अगर हम आते हैं प्रोविजंस पे, तो सबसे पहले प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन में सबसे पहले प्रोविजन में आपको 2 लाइन में अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन लिखनी है. अब अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन होगी कि व्हेन अ पर्सन who has the authority or power to dominate the will of another is said to be influencing the other person to enter into contract. ठीक है. मतलब आप चाहो तो अपने नोट्स भी ओपन कर लो, मैंने सेम डेफिनेशन अपने नोट्स में भी दी है. मैंने आपको क्या बताया अंडर इन्फ्लुएंस क्या होगा, कि ऐसा कोई भी पर्सन जो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है. यहां तक क्लियर है? ठीक है. ये हो गया अपना. अब ये अपना कंप्लीट हो गया. अब उसके बाद हम फैक्ट्स बताएंगे. फैक्ट्स को आपको 2 से 3 लाइन में ही लिखना है, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है. कंक्लूजन में हमें कैसे लिखना है पहले अभी समझो, फिर आप लिखना. ठीक है. कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? कंसिडरिंग फैक्ट्स एंड प्रोविजंस, इट इज हियरबाय कंक्लूडेड दैट. ठीक है. अब यहां पर सेक्शन 16 ऑलरेडी नंबर दे रखा है, तो आप सीधे लिखोगे कंसिडरिंग फैक्ट्स एंड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इट इज हियरबाय कंक्लूडेड दैट सिंस, देयरफॉर. सिंस ये प्रोविजन है, देयरफॉर ये कंक्लूजन है. ये मैं आपको सबसे इजीएस्ट तरीका बता रही हूँ आंसर लिखने का. ठीक है. सिंस देयरफॉर क्या बोलता है कि पहले आप बताओगे कि सिंस contract under undue influence या contract with undue influence is treated as void, therefore the contract between Arjun and nephew and Arjun and Karan is done with undue influence, as Arjun was physically and mentally sick and therefore the contract is void. तो आपको since ये provision है undue influence, therefore ये conclusion है. conclusion क्या होगा कि अर्जुन जो है वो वीक पोजीशन में था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. समझ में आया सबको किस तरह से लिखना है? जस्ट अ सेकेंड. हाँ, सबको समझ में आया है ना. तो अब मैं चाहती हूं आप लोग आप लोग अभी सबसे पहले मैं आप लोग का एक टाइमर लगा रही हूं, है ना. चलो, टाइमर रहेगा कुठे? टाइमर आप लोगों के लिए मैं इसको फिगर आउट करती हूँ, इसको कैसे टाइमर भी लगा देते हैं ऐड करके, ये मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा. बट हाँ, तब तक के लिए आई एम आस्किंग यू टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर. ठीक है. अभी हो रहा है 7:38. आई वॉन्ट यू टू फिनिश इट ऑफ बाय 7:45. ठीक है. आप लोगों के पास टोटल 8 मिनट्स का टाइम है. आप लोग अभी लिखना शुरू करो. पहले प्रोविजन लिखोगे, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे और फिर कंक्लूजन लिखोगे. एंड देन यू हैव टू सेंड योर मैसेजेस, मैम डन 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 डन, ये आपको लिखना शुरू करना है. ठीक है. स्टार्ट राइटिंग नाउ. तब तक मैं फिगर आउट करती हूँ कि आपको टाइमर स्क्रीन पे कैसे दिखेगा. यस, शुरू करो.
ओके, एक चीज और, अगर जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में? कोई चैट में बताएगा? मैंने पढ़ाया है एक क्लास में, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में? फैक्ट्स में कितना लिखना है? फैक्ट्स में आप ये लिख सकते हो कि अर्जुन, who is a 72-year old widower, is mentally and physically sick, and he sold his property to Karan, who has managed his affairs, which is worth rupees 80 lakhs in rupees 20 lakhs. ठीक है, ऐसे दो लाइन में आपने लिख दिया कि अर्जुन जो कि फिजिकली मेंटली इल है, उसकी प्रॉपर्टी करण मैनेज करता है, उसने 80 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में सेल करी। समझ में आ रहा हो? ये मैं बोल रही हूँ दो लाइन का, आपको पूरा एंड तक लिखना ही नहीं है, बिकॉज नोबडी रीड्स फैक्ट्स ऑफ द केस। हाँ जी, बताओ बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है? डोमिनेंट पर्सन पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्मार्ट बच्चे तुम लोग। तो अब आपको ये एंड में लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल बी ऑन करण, द डोमिनेटिंग पर्सन। बस, आपका ये आंसर एक पेज से ज्यादा का नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लिखो, एक पेज से ज्यादा का ये आंसर नहीं जाना चाहिए। ये क्वेश्चंस ऐसे 5-5 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं। हाँ, कंक्लूजन वाला पार्ट क्या बोलता है मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। कंक्लूजन में सबसे पहले आप बोलोगे
इट इज हियर बाय कंक्लूडेड दैट, सीधे आप बोल दो भले, इट इज हियर बाय कंक्लूडेड दैट, है ना, आपका कंक्लूजन हमेशा कैसे शुरू होना चाहिए, इट इज हियर बाय कंक्लूडेड दैट, ठीक है, कॉमा। अब हम बताएंगे सिंस और देयरफॉर, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ये आप कोई भी पेपर हो ना, मतलब नॉट जस्ट ऐसे ड्राफ्टिंग, आप कोई भी पेपर में ये वाला कंक्लूजन यूज कर सकते हो, इट इज हियर बाय कंक्लूडेड दैट सिंस ये प्रोविजन था, देयरफॉर ये कंक्लूजन है, ठीक है, मतलब सिंस अर्जुन, अर्जुन नाम है ना, हाँ, सिंस अर्जुन was a widower and was in a weak physical and mental state, and Karan convinced him to sell his 80 lakh land in rupees 20 lakhs, therefore the contract is done with undue influence and the contract is void, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज और पूछी है, क्या पूछी है कि आपको लास्ट में पूछा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, तो हम बोलेंगे एक चीज और पूछी, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली दो चीजें पूछी है ना, एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा और दूसरा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, तो आप इसमें क्या बोलोगे, द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल बी ऑन द पर्सन हु इज डोमिनेटिंग द विल एंड दैट इज करण, ऐसा। तो आपको एक और लाइन लिखनी है, पर आपका कंक्लूजन रहना चाहिए कि सिंस अर्जुन फिजिकली मेंटली वीक था और फिर भी उसने प्रॉपर्टी 80 लाख की 20 लाख में बेची, इसीलिए करण जो है वो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देयरफॉर ये कॉन्ट्रैक्ट अंडर इन्फ्लुएंस का है और ये वॉइड है, ये तो हो गया। और फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, एक और चीज, चूंकि दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा हमारे नहीं, मतलब जिसके भी करंट पे, ठीक है, ऐसा। बर्डन ऑफ प्रूफ आप चाहो तो प्रोविजंस में भी बता सकते हो, स्टार्टिंग में भी आप बता सकते हो कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु डोमिनेट्स द विल ऑफ अनदर ये उस पे भी लिख सकते हो और लास्ट में भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस डन, सबका हुआ, 7:45 से ऊपर हो गया है, हाँ जी, सबका हुआ, डन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है वो ये है, XYZ and partners in a firm are in a firm. XYZ partners है एक firm में. Certain disputes arose among them regarding management of the partnership business. In order to resolve the disputes, the partners mutually communicated through emails and agreed to appoint an arbitrator. ठीक है, XYZ partners है, इनमें डिस्प्यूट हुआ और पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग म्यूचुअली कम्युनिकेट किया ईमेल पर कि वो लोग क्या करेंगे, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। However, the partnership deed did not contain any arbitration clause. अब पार्टनरशिप डीड में कोई भी आर्बिट्रेशन क्लॉज तो नहीं था, मतलब डीड में तो आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं था, पर उन्होंने ईमेल में अग्री कर लिया कि भाई जो भी झगड़ा होगा अपन इससे सॉल्व करेंगे, करेक्ट है। Later, Z challenged the appointment of arbitrator, contending that in the absence of arbitration clause in the deed, अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड। ठीक है, अब जब बाद में झगड़ा हुआ और ये लोग आर्बिट्रेशन के लिए गए तो जेड ने बोला कि मैं इस आर्बिट्रेशन को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता आर्बिट्रेशन को, क्योंकि हमारे बीच में कोई आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट नहीं हुआ, हमारी पार्टनरशिप डीड में कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं था। Based on the provisions of Arbitration Conciliation Act, decide whether the appointment of arbitrator is valid or not. Give reasons. अब देखो आपको ऐसा लगेगा मैम ये तो जेआईजीएल का क्वेश्चन आ गया, जून 25 के बच्चों को ऐसे ही लग रहा था, पर एक्चुअली जेआईजीएल का क्वेश्चन नहीं है, ये आपको हम पढ़ चुके हैं, किस में पढ़ चुके हैं, आर्बिट्रेशन में, करेक्ट है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि आर्बिट्रेशन जो है वो कैसे हो सकता है मैम, आर्बिट्रेशन आपका हो सकता है थ्रू इन इट इफ देयर इज सर्टेन डिस्प्यूट है, पार्टीज ने म्यूचुअली अग्री किया है राइटिंग में क्या करने का, आर्बिट्रेशन करने का, तो आर्बिट्रेशन हो सकता है। आर्बिट्रेशन जो है वो ईमेल के थ्रू भी किया जाए तो भी वो वैलिड माना जाएगा।
याद आ रहा है सबको? तो इसीलिए अगर हम देखेंगे तो वो वैलिड माना जाएगा, पर अब पॉइंट ये है कि इसको लिखना कैसे है ना? ये जो पूरे सेशंस है ना, ये इसका मेन पर्पस आपकी राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करना है, ठीक है? सो हम इसको किसको कैसे लिखेंगे? अगेन इन थ्री डिफरेंट दिस अपना थ्री डिफरेंट थ्री डिफरेंट थ्री डिफरेंट पैराग्राफ्स। तो सबसे पहला प्रोविजन हमारा क्या होगा? चूंकि इन्होंने प्रोविजंस में लिखा है अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, तो अपन भी लिख देंगे अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996, ये तो अपन ने लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे मैम दैट, फोकस करना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे that appointment of arbitrator, for the purpose of appointment of arbitrator, parties must agree in writing। सबसे पहली कंडीशन मैं क्या बोल रही हूँ? तुम फिजिकली करो इलेक्ट्रॉनिक करो, पहला क्या है हमारा कि वो राइटिंग में होना चाहिए, करेक्ट है? तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? दैट फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन, फॉर द पर्पस ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन, पार्टीज मस्ट अग्री फॉर आर्बिट्रेशन इन राइटिंग। करेक्ट है? सबसे पहले राइटिंग पे अग्री करना ही हमारा प्रोविजन में पहला पार्ट हो गया, फुल स्टॉप। इसी में हम लिखेंगे दैट पार्टीज में अग्री फॉर आर्बिट्रेशन ईदर थ्रू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट और अ सेपरेट आर्बिट्रेशन क्लॉज इज एन एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट। या तो आप एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही कर लो जो अपन ने बनाया हुआ है, या फिर आप एक आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐड कर दो, करेक्ट है? या फिर तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तीसरा हम बोल सकते हैं और पार्टीज कैन इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो अग्री फॉर आर्बिट्रेशन। आप तीसरा क्या बोल दो कि पार्टीज इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकती है। तो पहले आपको प्रोविजन में क्या बताना है कि अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेशन राइटिंग में होना चाहिए, और फिर कैसे होगा? या तो आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कर लो, आर्बिट्रेशन क्लॉज एक एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट में अटैच कर दो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली कर लो, करेक्ट है? ये करने के बाद फिर हम लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, और फिर कंक्लूजन में हम लिखेंगे अगेन कैसा? इट इज hereby concluded that, फिर इट इज hereby concluded that में हम क्या लिखेंगे? सिंस, देयरफॉर, सिंस XYZ agreed to resolve the disputes through email which is acceptable for the purpose of arbitration, therefore the arbitration shall be considered as valid to resolve the dispute. So because since all the parties or all the partners had agreed for arbitration through email, then such agreement shall be treated as valid। बस, तो अपने को सिंस और देयरफॉर लिखना है। यहां तक क्लियर है? तो प्रोविजन लिखो पहली बात तो राइटिंग, दूसरा आर्बिट्रेशन करने के तीन तरीके, अग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन क्लॉज इज इन एन एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट, और ईमेल। ये करने के बाद फैक्ट्स बताओ। फैक्ट्स दो लाइन का लिखना है दैट ऑल द पार्टनर्स अग्रीड फॉर आर्बिट्रेशन थ्रू ईमेल, हाउएवर जेड चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, करेक्ट है? और उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है? लिखोगे सब लोग ये? मैम फर्स्ट पॉइंट में ऐसा लिख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेट शैल बी इन राइटिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। हाँ लिख सकते हो कमल, है ना? ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक पेज से थोड़ा कम हुआ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक से ज्यादा नहीं लिखना है। नाउ आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, ठीक है? 7:57 पे आपको इसको खत्म करना है, ठीक है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्विक।
नोट कैसे या कैसे डन सबका हो गया बढ़ेंगे आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं है ना जल्दी से आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पे ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है मीरा बाय अ डीड ऑफ गिफ्ट transferred her house property to her son Arjun and directed him to pay a monthly allowance to her sister Kavita as she had promised her before gifting the property. On the same day, Arjun executed a deed in favor of Kavita, agreeing to pay the allowance. Later, Arjun refused to pay Kavita, contending that no consideration had moved from her. ठीक है सबसे पहले मीरा ने अपने बेटे अर्जुन को प्रॉपर्टी गिफ्ट करी ठीक है और मीरा ने अर्जुन को बोला कि तुम्हें अब कुछ थोड़ा एक मंथली अलाउंस वगैरह कविता अपनी बहन को देना पड़ेगा अर्जुन ने गिफ्ट डीड अग्री कर लिया अर्जुन ने अपनी मम्मी को बोला ओके मम्मा मैं जो है वो जो भी रहेगा मैं आप जो भी बोल रहे हो मैं वो मतलब करूंगा ऐसा पे वगैरह करना है वो मैं करूंगा ठीक है उसके बाद में फाइनली जब कविता को पैसे देने की बारी आई तो अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं पे नहीं करूंगा करेक्ट है तो अब पॉइंट ये है कि क्या अर्जुन का कंटेंशन सही है डिस्कस विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताओ हम लोगों ने ऐसा कोई केस पढ़ा है क्या याद आ रहा है एक मम्मी है उसने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दी फिर उसने अपनी बेटी उसकी बेटी को बोला कि तुम्हें अपने मामा को पैसे देने हैं याद आ रहा है फिर उसने अपने मामा को बाद में पैसे देने से मना कर दिया ये बोलकर कि
मेरे और मामा के बीच में तो कोई अग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो मैं उनको पैसे क्यों दूं? याद आ रहा है चिन्नया वर्सेस रामया? याद आ रहा है सबको? तो आप तो लिखो ना केस लॉ चिन्नया वर्सेस रामया, ठीक है, चिन्नया वर्सेस रामया। तो अब आप लिखोगे इसमें, अब देखो, अब अगर अगर आपको बाय चांस केस लॉ भी याद है और साथ में प्रोविजन मतलब कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस भी लिखने हैं, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? आपको अगर पूरा केस लॉ याद नहीं भी है ना, और जस्ट आपको नाम भी याद है ना, तो आप लिख कर आओ। आप ये मत सोचो कि मुझे पूरा केस लॉ का पूरा नाम याद होगा तभी लिखना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लिखो, क्या लिखोगे आप? इन द लीडिंग केस ऑफ चिन्नया वर्सेस रामया and according to relevant provisions of Indian Contract Act 1872। क्या बोला मैंने? in a leading case of Chinnaya versus Ramaya and according to relevant provisions of companies बोल रही हूँ मैं, Indian Contract Act 1872। करेक्ट है, ये हो गया, हमने ये लिख दिया। उसके बाद अब हम प्रोविजन क्या लिखेंगे? हम प्रोविजन में ये लिखेंगे दैट if a property is gifted टू बाय डोनर टू अ डोनी, है ना, दो पार्टीज होती है, देखो एकदम ध्यान से सुनना है ना। इफ अ प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड बाय डोनर टू डोनी विथ अ कंडीशन, विथ व्हाट? अ कंडीशन दैट डोनी हैज टू फुलफिल, विथ अ कंडीशन दैट डोनी हैज टू फुलफिल। क्या कंडीशन हमको बताना नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है दैट द प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड बाय डोनर टू डोनी with a condition, then donee has to fulfill those conditions, otherwise gift shall become void। इसकी कंडीशन ही यही है कि अगर डोनी पे कोई कंडीशन लगाई है तो डोनी को गिफ्ट एक्सेप्ट करते समय कंडीशन फुलफिल करनी ही पड़ेगी, और अगर उसे फुलफिल नहीं करी तो फिर ऐसे केस में वो पर्टिकुलर गिफ्ट जो है वो वॉइड होगा। नंबर वन, ठीक है, पहला ये प्रोविजन हो गया। तो सबसे पहला प्रोविजन क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू, देखो फिर से एक बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लीडिंग केस ऑफ चिन्नया एंड रामया, लीडिंग केस ऑफ चिन्नया एंड रामया and relevant provisions of Indian Contract Act 1872, if a gift in a gift deed, if donor is gifting a property to donee with conditions, then donee must accept that gift only by fulfilling those conditions, ठीक है, otherwise gift shall be void। ये वाला पार्ट खत्म हो गया कि कंडीशनल गिफ्ट है तो गिफ्ट को कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट करना है, ये कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप। उसके बाद आप आगे और लिखोगे, if the condition includes that donee must pay a sum of money to another, then such condition shall be enough for donee to pay any such amount to a third party। करेक्ट है, हम क्या लिखें यहाँ पर? इफ कंडीशन इंक्लूड दैट डोनी मस्ट पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ थर्ड पार्टी, देन डोनी इज बाउंड टू पे सच अमाउंट एज अ पार्ट ऑफ गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड के नाम पर डोनी को वो थर्ड पार्टी को पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये आपका हो गया प्रोविजन, ठीक है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब पहले प्रोविजन लिखो, ठीक है। प्रोविजन क्या लिखोगे? प्रोविजन में दो चीजें इंक्लूड करनी है। प्रोविजन लिखने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। प्रोविजन में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले एज पर रेलेवेंट केस लॉ ऑफ चिन्नया वर्सेस रामया, करेक्ट है, एंड अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, if a gift is conditional, then donee is bound to fulfill those conditions, otherwise gift shall be void। करेक्ट है। और इसी के आगे आपको क्या लिखना है? इफ द कंडीशन इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी, गिफ्ट कंडीशन क्या है? पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ थर्ड पर्सन, देन डोनी इज बाउंड टू मेक द पेमेंट टू द थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी। ये लिखो अभी फटाफट से, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से 8:05 तक कंप्लीट करो।
यस महिमा जी, ये केस लॉ मॉडल में भी है। डन। चलो, अभी आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे। फैक्ट्स ऑफ द केस में अगेन आपको 2 लाइन में ही लिखना है। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या लिखोगे? दैट मीरा गिफ्टेड अ प्रॉपर्टी टू हर सन अर्जुन विद अ कंडीशन दैट अर्जुन शैल पे मंथली रेम्युनरेशन टू कविता। ठीक है, आपको बस इतना ही लिखना है कि मीरा ने प्रॉपर्टी गिफ्ट करी अर्जुन को विद द कंडीशन दैट अर्जुन शैल पे मंथली अलाउंस टू कविता। Later on, Arjun denied after gift deed. Later on, Arjun denied as contending that no consideration had moved from her. ठीक है, जो लास्ट वाली लाइन है ना, वही आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस में कि later on Arjun denied that no consideration had moved from her, therefore he is not bound to pay monthly allowance. ठीक है, इतना भी नहीं लिखना है। लेटर ऑन अर्जुन डिनाइड मंथली अलाउंस टू कविता कंटेंडिंग दैट नो कंसिडरेशन हैड मूव्ड फ्रॉम हर। ये पूरा एज इट इज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन में क्या लिखोगे? इट इज हियर बाय कंक्लूडेड दैट। करेक्ट है। सिंस the gift by Meera to her son Arjun was conditional with a condition, conditional tha with a condition that Arjun shall pay monthly allowance to Kavita, therefore Arjun is bound to pay that consideration as part of the gift. No other agreement is required between Arjun and Kavita. अर्जुन और कविता जो भाई बहन है, उन दोनों के बीच में हमें कोई भी अलग से अग्रीमेंट नहीं चाहिए। समझ में आया क्या? तो इट इज हियर बाय कंक्लूडेड दैट हो गया अपना। सिंस मीरा ने कंडीशनल गिफ्ट दिया जिसमें कंडीशन थी कि अर्जुन को क्या पे करना है? मंथली रेम्युनरेशन कविता को। देयरफॉर अर्जुन विल पे allowance to कविता and no agreement is required between अर्जुन and कविता। ठीक है, इसको फटाफट से अगेन 3 मिनट पे कंप्लीट करो 8:10 तक। ठीक है, 8:10 पे कंप्लीट करो जल्दी से। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
डन। मैं कंक्लूजन एक बार और बताती हूँ। कंक्लूजन क्या है प्रथम? इट इज hereby conclude that since कौन थे भाई? कविता है ना, कविता है ना मम्मी का नाम? हाँ। सिंस कविता गिफ्टेड अ कंडीशनल, या कविता मेड अ कंडीशनल गिफ्ट टू अर्जुन, therefore Arjun is bound to, Arjun is bound to do what? Arjun is bound to give, कविता नाम मीरा है, सॉरी मीरा, हाँ सॉरी मीरा, नॉट कविता। Since Kavita made a conditional gift to Arjun, therefore Arjun is bound to give pay allowances to Kavita, her sister, नंबर 1। और उसका उसी के आगे लिखो, एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन अर्जुन एंड कविता। भाई बहन में कोई अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मम्मी ने यही बोलकर बेटे को प्रॉपर्टी दी थी कि तुम्हें उसको अलाउंस देना पड़ेगा। मैम कैन वी राइट दैट सच गिफ्ट कैन बी रिवोक इफ कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड? यस, आप लिख सकते हो कि द गिफ्ट इज रेवोकेबल इफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। आप ये प्रोविजन में भी लिख सकते हो, आप ये कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, और दोनों में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेज से ज्यादा इसका आंसर नहीं रहेगा। एक से कम हुआ तो चलेगा, एक से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सबका एक से कम में ही हो रहा है ना? किसी का भी एक से ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? परफेक्ट परफेक्ट। चलो, रोहित एग्जीक्यूटेड अ पावर ऑफ अटॉर्नी, फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। हाफ ही हो रहा है नहीं नहीं, थोड़ा तो ऐसा हाफ से तो थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा भाग्यश्री, है ना? 5-5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ड्राफ्ट जो है वो 8-8 मार्क के आ सकता है, पर ये जो थ्योरी क्वेश्चन है वो 5-5 मार्क के आते हैं। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ एक से ज्यादा का मत लिखो ऐसा, स्पेशली केस स्टडीज। नाउ रोहित एग्जीक्यूटेड अ पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ अमित फॉर द सेल ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी। रोहित ने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, पीओए बनाई अमित के फेवर में, मतलब अमित बना डोनी, रोहित बना डोनर, ठीक है। However, despite having executed a registered power of attorney, Rohit himself found a buyer and sold the property to Sunil. रोहित को खुद ही मतलब कोई बायर मिल गया, तो रोहित ने खुद ही वो प्रॉपर्टी किसको बेच दी? सुनील को। अमित चैलेंज द सेल। अब जो डोनी है उसने सेल चैलेंज करी है बोलकर, ये बोला डोनी ने कि ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली किसको मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो अमित बेचना चाहिए था, बिकॉज अमित को पावर मिली हुई थी। तो रोहित जो खुद डोनर है वो ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। रोहित कैन नॉट एग्जीक्यूटेड द सेल विदाउट हिज कंसेंट। अब ये बात बोली गई, ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन आगे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं बताती हूँ कि क्या रोहित का कंटेंशन सही है। क्वेश्चन क्या है कि क्या रोहित का कंटेंशन सही है। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि सॉरी अमित का कंटेंशन सही है कि नहीं, हमें ये लिखना है। तो अब सुनना केस कैसा है कि रोहित यहाँ पर डोनर है, अमित यहाँ पर डोनी है। रोहित ने अमित को बोला कि यार मेरी प्रॉपर्टी पड़ी है, तू जाके कोशिश कर और इस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर, ठीक है। अब रोहित को खुद ही कोई प्रॉपर्टी बायर मिल गया सुनील, तो रोहित ने बोला कि ठीक है मैं खुद ही बेच देता हूँ, तो रोहित ने प्रॉपर्टी सुनील को बेच दी, करेक्ट है। अब जो डोनी है अमित अमित उसने बोला कि नहीं, जब पावर तुमने मुझे दी है तो तुम खुद कैसे जाकर बेच सकते हो। केस समझ में आया? तो अब हमें यहाँ पर लिखना है कि अमित यहाँ पर सही बोल रहा है कि नहीं, जो डोनी है वो यहाँ पर सही बोल रहा है कि नहीं। समझ में आया केस सबको? समझ में आया केस सभी लोगों को? सो अब हम यहाँ पर इसमें आंसर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। आप इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बोल सकते हो, आप इसमें पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 भी बोल सकते हो, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी एक्ट भी बोला चलेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला तो भी चलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में लिख रखा है, और ये पावर ऑफ अटर्नी एक्ट में भी सेपरेटली लिख रखा है। तो आप दोनों में से कोई भी यहाँ पर केस ले सकते हो, और आप क्या बोलोगे? दैट अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्या बोलोगे? इफ डोनर हैज गिवन पावर्स टू डोनी, then
such power of attorney is not absolute and donor remains with those powers. ठीक है, डोनर के पास वो पावर रहती है. ठीक है, डोनर retains those powers for himself. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, that if donor grants power to donee, क्या लिखेंगे हम, if donor grants power to donee under a power of attorney, then such power of attorney is not absolute and donor has the absolute authority to run those powers. ठीक है, डोनर के पास absolute authority रहती है to run those powers. तो सबसे पहले पहले आप लोगों को क्या लिखना है, प्रोविजन. प्रोविजन लिखो फटाफट से. प्रोविजन क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू relevant provisions of Indian Contract Act 1872, when donor grants power to donee under power of attorney, then donor has absolute power to perform those functions as given to the donee. Donor has what, absolute power to perform those functions as to be performed by donee. पहले ये लिखो आप लोग फटाफट से. डन. अभी आप फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या लिखोगे, फैक्ट्स ऑफ द केस बस 2 लाइन का आपको लिखना है. क्या लिखोगे, दैट रोहित एग्जीक्यूटेड अ पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर सेल in favor of Amit, for sale of property in favor of Amit, but sold the property himself to Sunil. Amit is challenging the sale. ठीक है, आपको फैक्ट्स में बस इतना लिखना है कि रोहित ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी अमित को सेल के लिए, पर प्रॉपर्टी उसने सुनील को खुद बेच दी. ये हो गया फैक्ट्स. अब कंक्लूजन में अगेन क्या लिखोगे, इट इज हियर बाय कंक्लूडेड दैट. इट इज हियर बाय कंक्लूडेड दैट हमने लिखा. अब इट इज हियर बाय कंक्लूडेड दैट में आप क्या लिखोगे, इट इज हियर बाय कंक्लूडेड दैट सिंस this power, since the power of attorney given by Rohit is not absolute and Rohit retains those absolute powers to sell the property, therefore the sale done by Rohit to Sunil shall be valid. ठीक है, तो since Rohit has absolute power to sell the property despite power of attorney, पावर ऑफ अटॉर्नी के बावजूद भी रोहित के पास क्या है, एब्सोल्यूट पावर टू सेल द प्रॉपर्टी, देयरफॉर द प्रॉपर्टी सोल्ड टू सुनील शैल बी वैलिड. रोहित ने जो प्रॉपर्टी बेची उसकी पावर रोहित के पास थी, इसलिए जो उसने सुनील को बेची वो सेल वैलिड रहेगी. ये आपको लिखना है. ठीक है, फटाफट से लिखो. नाउ इन दिस यू हैव ओनली 2 मिनट्स टू राइट. फटाफट से 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करो इसको. फैक्ट्स भी और कंक्लूजन भी जल्दी से. अब यहां पर स्पीड अप करना है आपको. 8:21.
डन 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 डन। बढ़े आगे। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस। बहुत ही बढ़िया स्पीड आप लोग मेंटेन कर रहे हो, मजा ही आ रहा है मुझे। अच्छा मुझे बताओ, अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, क्या आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा वाला कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस, सब लोगों को आ रहा है कॉन्फिडेंस जिस चीज का। अरे अंतिमा अपन तो मिले थे यार। नहीं, अंतिमा बंसल। मैम इट हैज बीन वेरी हेल्पफुल। मैं कह रही हूँ ड्राफ्ट जब हम करेंगे ना तो आपको प्यार ही हो जाएगा ड्राफ्टिंग से। मैं बोल रही हूँ जितना प्यार मुझे है ना ड्राफ्टिंग से, उतना तुम लोगों को हो जाएगा अगर तुमने ड्राफ्ट का सेशन अटेंड कर लिया तो। एंड सेम विद डीडी ऑल्सो, है ना। डीडी में स्पेशली बिकॉज डीडी में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के हमें काफी सारे केसेस करने पड़ेंगे, तो वो भी अपन लोग करेंगे। पर अभी अपन लोग इसको कंप्लीट करते हैं, चलो आ जाओ। ओ वही जयपुर वाली अंतिमा अपन तो अभी मिले थे। मैम फील्स लाइक वी आर इन JIGL क्लास। भाग्यश्री मैम में भी, अरे अपनी भाग्यश्री तो वही है। अरे एक नंबर, क्या मजा ही आ गया मुझे तो आप लोगों से मिलके। अभी मैं अभी जस्ट वही ढूंढ रही थी, मैं जयपुर का ही ऐसा कुछ ढूंढ रही थी फोटो वोटो डालने के लिए। यस, दिल्ली आओ साक्षी। और एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं, देखते हैं संडे मन बनाते हैं दिल्ली का। मैम अभी तो 100 में से 150 पक्के। भगवान करे तुम्हें ड्राफ्टिंग में मिल जाए इतने यार। मैम प्रोविजन की लाइन लिखने से पहले मीनिंग भी लिख सकते हैं पावर ऑफ अटर्नी का। हाँ देखो प्रांजल, मैं बताऊं क्या, लिखना इतना जरूरी नहीं है बिकॉज प्रोविजन ही देखा जाएगा। तो इसीलिए आई रिकमेंड कि मत लिखो, मतलब पावर ऑफ अटर्नी क्यों टाइम वेस्ट करना है ना, मत लिखो ऐसा। मैम व्हाट्सएप वाली को पहचानते हो ना? अरे 100% आकृति। चलो यार मुंबई, जल्दी 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 प्लान कर रहे हैं। मुंबई दिल्ली तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक्चुअली कर रहे हैं। हाँ चलिए ओके। नाउ पहले अपन लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो आप लोगों को दिख रहा है ना PQR लिमिटेड वाला। ठीक है, ऑल्दो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पर फिर भी बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होता है, इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन प्राइमरीली कराना चाहती हूँ। और इसके ऊपर वाला जो केस है ना, क्वेश्चन है कि भाई आपने पावर ऑफ अटर्नी दिल्ली में बनाई, पर फिर वो पावर ऑफ अटर्नी आप मुंबई ले गए, तो वो वाला क्वेश्चन अपन एक बार प्रैक्टिस शीट और राइटिंग प्रैक्टिस में कर चुके हैं। इसीलिए मैं उसको आगे बढ़ा के सीधे मैं शुरू करी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 PQR है ना, तो शुरू करते हैं अभी। PQR Limited and MNO Limited entered into a contract for the sale of plant and machinery. MD of PQR Private Limited signed the contract of Jaipur and sent the same to the office of MNO Private Limited in Mumbai, where the directors signed the contract. ठीक है, तो PQR और MNO ने कॉन्ट्रैक्ट किया प्लांट एंड मशीनरी सेल करने का। वैसे मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है ना, ये दिसंबर 24 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये हम एक बार क्लास में भी कर चुके हैं, पर फिर भी मैं करा रही हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। ना PQR एंड MNO जो है ये प्लांट एंड मशीनरी के एक डील कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल की। नाउ द MD ऑफ PQR लिमिटेड हैड साइन द कॉन्ट्रैक्ट एट जयपुर। अब जो PQR का MD है उसने जयपुर में तो साइन कर दिया एंड सेंड टू द ऑफिस ऑफ MNO इन मुंबई। तो पहला जयपुर में साइन हुआ और इसके बाद अभी वो डीड एस्क्रो था, क्योंकि अगर आपको याद हो एक पार्टी ने साइन किया और दूसरे का बाकी, तो वो क्या रहता है, डीड एस्क्रो, है ना। तो अभी जयपुर में एक पार्टी ने साइन कर दिया तो अभी वो डीड एस्क्रो है। अब वो MNO में जा रहा है मुंबई, वेयर द डायरेक्टर्स साइन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर मुंबई में डायरेक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। द कंसिडरेशन फॉर ट्रांजैक्शन इज 10 CR। अब ट्रांजैक्शन का कंसिडरेशन कितना है बताओ, 10 CR, करेक्ट है। Later, a dispute arose between the parties regarding identification of the said property. अब दोनों पार्टीज के बीच में क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ। तो क्या कि प्रॉपर्टी को लेकर कि प्रॉपर्टी कहाँ की है, प्रॉपर्टी कहाँ रजिस्टर होनी चाहिए। तो अब आपको उनको बताना है सबसे पहला कि वेदर द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कंपल्सरी जस्टिफाई। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 से ज्यादा है, ठीक है। तो 100 से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो सकता है। पर क्वेश्चन ये आता है मैम कि ये प्लांट एंड मशीनरी है तो वो मूवेबल है कि इमूवेबल है।
तो आपको मेरी जान इसके दोनों आंसर्स लिखने हैं। आपको इसमें ये बताना है दैट अगर आपको याद हो हमने बहुत अच्छे से रटे हैं दो सेक्शन, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, याद आ रहा है सबको, और सेक्शन 18। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 किसकी बात करता है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 किसकी बात करता है? ऑप्शनली नहीं, एक्सेप्शंस टू सब सेक्शन 1। और सेक्शन 18 जो है वो बात करता है ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट। तो देखा जाए 17 का सबसेक्शन 2 और जो 18 है, ये दोनों में टेक्निकली वही पॉइंट्स है जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, और जो 17 सबसेक्शन 1 है उसमें क्लियरली कौन सा पॉइंट है जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम इसमें किसकी बात करेंगे? सबसेक्शन 1 की, और हम क्या बोलेंगे कि एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पॉइंट नंबर 1, ठीक है, हम क्या बताएंगे कि एवरी डॉक्यूमेंट इन विच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज, वो 5 पॉइंट है ना, ट्रांसफर्ड, कन्वेड, याद आ रहा है सबको, असाइन, सोल्ड, ठीक है। अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी को ऐसा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है या कन्वे किया है, जिसकी वैल्यू कितनी है बताओ, 100 रुपए से ज्यादा है और रिमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो फिर आपको उसको रजिस्टर करना कंपलसरी होता है। करेक्ट है? तो पहले आप तो 17 सबसेक्शन 1 पूरा बता दोगे। क्या बता दोगे कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी है, सबसेक्शन 1 पूरा कि इमोल प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू 100 से ज्यादा है तो आपको उसको रजिस्टर करना कंपलसरी होता है। करेक्ट है? उसके बाद हम ये बताएंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या, तो हम क्या बताएंगे, इन केस, केस नंबर 1, इन केस, केस नंबर 2। तो हम पहले बताएंगे कि इन केस दिस प्लांट एंड मशीनरी is a thing attached to the land, then it shall be treated as immovable property and the registration of this contract shall be compulsory. However, if this plant and machinery is movable property, then the registration of contract is optional. समझ में आया आपको कैसे लिखना है? आपको इनकेस करके दो सिचुएशन लिखनी है। पहले आपने बता दिया सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 आपने पूरा बता दिया, उसके बाद आप क्या बताओगे कि ये जो है ये पर्टिकुलरली मूवेबल है कि इमूवेबल है। अगर मूवेबल हुई ना तो फिर आपका कंपलसरी नहीं है, और अगर इमूवेबल हुई तो फिर आपका ये कंपलसरी है। समझ में आया क्या? तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रोविजंस, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन, ये आंसर ऐसे नहीं लिखाएगा। अब सुनना ध्यान से जो मैं बोलने जा रही हूँ, है ना, सभी लोग सुनना। ऐसे जो केसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन है और फिर मल्टीपल क्वेश्चंस है, उसके मतलब एक केस है और केस के मल्टीपल क्वेश्चंस अगर आपको दिए हुए हैं, तो फिर ऐसे केस में आप हर क्वेश्चन में प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन, प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन ऐसे नहीं लिखते हो। आप सबसे पहले 2 लाइन की केस की समरी एक बार में लिख दो। तो सबसे पहले आप लिखो फैक्ट्स ऑफ द केस की, आपने हेडिंग डाली फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद आपने एक 2 लाइन का फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दिया, फिर आप सीधा आंसर नंबर 1 आंसर करना शुरू कर दो, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या बताओगे कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्या है, फिर एक लाइन छोड़ के बताओगे कि ये प्लांट एंड मशीनरी अगर इमूवेबल हुई तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और प्लांट एंड मशीनरी अगर मूवेबल हुई तो इस कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ठीक है, पहले आप इतना लिखो, उसके बाद में 2 और 3 बताऊंगी। फटाफट से जल्दी से लिखो, पहले फैक्ट्स की समरी लिखी, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर आपने आंसर नंबर 1 लिखना शुरू किया। आंसर नंबर 1 में आपको पहले सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 को 2 लाइन में लिखना है क्या है, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 1 में ही लिखोगे कि मूवेबल हुई तो कॉन्ट्रैक्ट को कंपलसरी रजिस्टर नहीं कराना है, ऑप्शनली रजिस्टर कराना है, और अगर इमूवेबल हुई तो रजिस्टर कराना कंपलसरी है। फटाफट से लिखो, मैं आपको इसके लिए सिर्फ 3 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से 8:33 तक इसको कंप्लीट करो। नहीं, सेक्शन 17 के सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे यशस्वी, सिर्फ जो मेन पॉइंट है सबसेक्शन 1 का वही आएगा।
फैक्ट्स ऑफ द केस साक्षी सारे पॉइंट्स में नहीं लिखना है, मैंने वही बताया आपको। फैक्ट्स ऑफ द केस एक बार बस स्टार्टिंग में लिखना है और फिर सीधे आपने बस एक बार फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा ऊपर समरी में और फिर सीधे आपने क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करना शुरू कर दिया। फैक्ट्स आपको सारे पॉइंट में नहीं लिखना है। आकृति सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के सारे पॉइंट्स आपको नहीं लिखने हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला लिखना है, जो कि क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट या लाइबिलिटी क्रिएट एक्सटिंग्विश रिकॉर्ड होती है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, आपको उसको रजिस्टर करना कंपलसरी है। बस आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है। मैम कानपुर कब आ रहे हो? कानपुर जल्दी आऊंगी, मन तो है कानपुर आने का जल्दी से। ओके, नाउ ये आप लोगों ने लिखा। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको लिखना है वेयर एंड एट विद इन व्हाट टाइम द प्रॉपर्टी कैन बी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो विद इन व्हाट पीरियड, तो सबसे पहले पीरियड आप बता दो। ठीक है, तो आप कब बताओगे? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। अब डेट ऑफ एग्जीक्यूशन भी कौन सा, जयपुर की मुंबई? तो बाद में कहां पर रजिस्टर हुआ था? मुंबई में, करेक्ट है। तो आप इसमें क्या बताओगे? दैट the contract must be registered within a period of how many months? याद आ रहा है? 4 months. The contract must be registered within a period of 4 months from the date of execution. अब execution भी कौन सा? इन मुंबई, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इन मुंबई, क्योंकि जो लास्ट एग्जीक्यूशन होता है वो मानी जाती है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो सब सेकंड जो आंसर है ना, सेकंड आंसर में आप लोगों को सिर्फ क्या लिखना है? सेकंड आंसर में सिर्फ आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है पहली चीज, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इन मुंबई। ठीक है, फुल स्टॉप। आप कहां पर रजिस्टर करोगे? तो कहां पर रजिस्टर करोगे? जहां पर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो कहां रजिस्टर करोगे? द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड वेयर द प्लांट एंड मशीनरी इज लोकेटेड। सिंपल है ना? तो बस इसमें सेकंड वाले में तो सिर्फ 2 ही लाइन का आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो 3 मार्क का रहेगा। मतलब अगर आप ये देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा, सेकंड क्वेश्चन आपका 1 मार्क का ही रहेगा। ठीक है, और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क का या 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेकंड क्वेश्चन में 2 ही लाइन लिखनी है। एक तो प्रॉपर्टी कब रजिस्टर होनी चाहिए? विद इन पीरियड ऑफ 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इन मुंबई। और दूसरा आप इसी में क्या लिखोगे? दैट ये कब तक रजिस्टर, कहाँ रजिस्टर होना चाहिए? वेयर द प्लांट एंड मशीनरी इज लोकेटेड। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी बता रही हूँ इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन का। तो आपको इसमें इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन विच इज सेक्शन 32 लिखना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या बताया है? दैट इफ अ डॉक्यूमेंट विच इज कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 इज नॉट रजिस्टर्ड, वो डॉक्यूमेंट जो कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है वो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? इट शैल नॉट अफेक्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर 1। इट शैल नॉट गिव द पावर टू अडॉप्ट, नंबर 2। एंड नंबर 3, इट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अफेक्ट नहीं करेगा, पावर टू अडॉप्ट नहीं देगा, और ये एज एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। इतना क्लियर है क्या? यस। तो ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, मैं आप लोगों को इसको लिखने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय दे रही हूँ। 8:39 फटाफट से इसको कंप्लीट करो, 8:40 फटाफट से इसको कंप्लीट करो। ठीक है, हमें 2 क्वेश्चंस और करने हैं, 8:40 तक कंप्लीट करो जल्दी से।
डन। ड्राफ्टिंग में इंटरेस्टिंग हो सकता है, आज पता चला। अनु, पूरा कोर्स खत्म हो गया, तुमको आज पता चल रहा है? हे भगवान, क्या बच्चे हो रहे तुम। आज जब पढ़ रही थी तब डर लग रहा था, अब अमेजिंग लग रहा है। अरे मैं बोल रही हूँ तुमको प्यार हो जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, 60+ इस बार तो मैंने चैलेंज ही ले लिया इस बार। अब आईसीएस कोई तो पेपर डिफिकल्ट लाके दिखाया, अब तुम देखो। इस बार तो मैंने साक्षी, प्यार तो हो गया है आपसे भी और ड्राफ्टिंग। साक्षी को जगह है फ्लर्ट करने की। नहीं नहीं, पर इस बार चैलेंज ले लिया मैंने। आईसी से जैसा पेपर बनाएंगे ना अपन किल कर देंगे। बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा। 2 अटेम्प्ट हो गए यार, ऐसे टफ टफ पेपर बना रहे हैं। मूड खराब हो गया मेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। हम्म, एक बार प्लेस वाला सौम्या, सो प्लेस वाले में हम क्या बोलेंगे कि प्लेस वाले में हम ये वाला पार्ट बोलेंगे दैट the contract shall be registered within a period of 4 months from the date of execution। ये टाइम वाला पार्ट हो गया। और हम उसमें साथ में ये भी बोलेंगे that the contract must be registered at the location or where या फिर the contract must be registered with the sub registrar where the plant and machinery is located, ऐसा। मैम चैप्टर 3 में आज थोड़े थोड़े दिए, हाँ थोड़े थोड़े वाले पार्ट में से ही आएगा। मतलब एक्चुअली आप लोगों को चैप्टर 3 में थोड़ा थोड़ा पार्ट ही दिया हुआ है। चलो जेनिथ इंडस्ट्रीज पे आएंगे क्या। हम्म, सबसे पहले अब आते हैं जेनिथ इंडस्ट्रीज पे। जेनिथ इंडस्ट्रीज द प्लेंटिव्स कंपनी। प्लेंटिव्स कंपनी मतलब सलोनी मैम इफेक्ट वाला समझा। चलो सलोनी पहले मैं आपको ये बताती हूँ। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन वाला क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी को, ये पिछले क्वेश्चन का मैं एक बार बता रही हूँ क्योंकि सलोनी को डाउट है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपको रजिस्टर करवाना है, ठीक है, अगर कोई भी ऐसी कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है जिसको आपको रजिस्टर कराना है तो आपको कराना कंपलसरी है। अगर आप वो नहीं करते हो तो पहली बात तो कोई उसके तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन पहला इफेक्ट क्या है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। दूसरा, आपको अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट था और अडॉप्शन का, और अगर आप उसको रजिस्टर नहीं कराते हो तो आपको पावर टू अडॉप्ट नहीं मिलेगा किसी को भी। और तीसरा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एज एविडेंस सिविल केसेस में सिविल कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगा। तो दैट इज सेक्शन नंबर 32 इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ऐसा। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं जेनिथ इंडस्ट्रीज पे। जेनिथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लेंटिव कंपनी, मतलब डेफिनेटली इसने किसी को स्यू किया है। हैड टू स्टॉप इट्स ऑपरेशंस बिफोर बिकॉज ऑफ अ ब्रोकन क्रैंकशाफ्ट। अब वन क्रैंकशाफ्ट को ऐसे समझ लो मशीन बोल लेते हैं कि मशीन ब्रेक हो गई, तो इसीलिए जेनिथ इंडस्ट्रीज को अपने ऑपरेशंस को रोकना पड़ा, उनको नुकसान हुआ, ठीक है। द कंपनी सेंट द क्रैंकशाफ्ट एज पर बिजनेस कस्टम through a carrier for manufacturing a new one, ठीक है। Due to delay in the arrival of new crankshaft, the company's operations could not be resumed. However, the situation was not properly conveyed to the defendant, that is the carrier. There was some delay on part of the carrier in delivering the crankshaft to the manufacturer, which delayed the reopening of the company. As a result, Zenith Industries suffered losses. Company now wishes to claim compensation from losses from the carrier. अब देखो एक केस बहुत सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा किसका केस है मैं आपको ये भी बताती हूँ। ये आपका कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का चैप्टर 8 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जेनिथ इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी है जिसने स्यू किया एक दूसरी कंपनी को। क्यों किया स्यू? क्योंकि उसका जो बिजनेस है, उसकी जो फैक्ट्री है वहां पर एक मशीन है, लेट्स से उस मशीन का नाम है क्रैंकशाफ्ट। तो वो क्रैंकशाफ्ट खराब हो गया था, तो उसने किसी को ठीक करने दिया। अब उसने ठीक करके देने में इतना डिले कर दिया कि जेनिथ को अपना बिजनेस
मतलब उसकी फैक्ट्री में सिर्फ एक ही क्रैंकशाफ्ट था, तो जेनिथ को अपना बिजनेस बंद करना पड़ गया, उसको इतने लॉसेस हो गए। तो अब पॉइंट ये है कि क्या इसका पूरा कॉम्पनसेशन उस पर्सन को जो रिपेयर करके देने वाला था क्रैंकशाफ्ट, उसको पे करना पड़ेगा फॉर ऑल द लॉसेस ऑफ द बिजनेस, या नहीं? समझो, मेरे एक फैक्ट्री है, मैं जेनिथ लिमिटेड, मेरे यहाँ पर एक मशीन है, मेरी वो मशीन खराब हो गई तो मैंने तुम्हें ठीक करने दे दी। अब तुमने उसको ठीक करने में इतना लेट कर दिया कि मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, और इतना नुकसान हो गया कि मेरा पूरा बिजनेस ही बंद हो गया, और मुझे बिजनेस बंद करना पड़ा तो मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया, और मैं पूरे करोड़ों रुपए तुमसे रिकवर कर रही हूँ। तो क्या मैं रिकवर कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, याद आ रहा है कि सबको? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद आ रहा है ये? हाँ पलक, इसमें कम्युनिकेशन वाला पॉइंट आएगा। तो हम, बहुत बढ़िया धीरज, अरे एक नंबर। हाँ पायल, वेरी गुड। हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल केस। अरे तुम लोग क्या प्यारे बच्चे हो यार। मैम, विल वी रिसीव क्वेश्चंस ऑफ दिस? हाँ, आएगा आएगा, आने वाला है, सब कुछ आने वाला है, धीरे 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 सब कुछ आने वाला है। ओके, यस करेक्ट मानिनी, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को ये चीज बताती हूँ कि इस वाले केस में हम लोगों ने बैक्सेंडेल वाला केस था, और हमने इसमें ये पढ़ा था ब्रैडली वर्सेस एक्सेंडेल वाला, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ है तो पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर ये चीज कम्युनिकेटेड होती है तो ही डिफेंडेंट पूरा लाइबल होता है, वरना डिफेंडेंट लाइबल नहीं होता है। अब मैम ऐसे केस को कैसे लिखेंगे? यही तो राइटिंग प्रैक्टिस का पर्पस था ना। सुनना, फोकस करना, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये तो सबको पता है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे दैट इन केस अ पार्टी, या फिर अ पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो इफ अ पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट is communicated that he must perform the contract within a particular deadline, and if not, he shall be bound to compensate the promisee, then in that case the promiser shall be bound to compensate the promisee। अभी मैं बताती हूँ इसको लिखना कैसे है, पहले अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या समझा आप लोग? दैट अगर कम्युनिकेट किया गया है कि promiser is bound to fulfill the promise within a set deadline, and or else he shall be liable to compensate, तो फिर ऐसे केस में the promiser shall be held liable। करेक्ट है ना? तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इफ इट इज कम्युनिकेटेड बाय प्रोमिसी, क्योंकि आप समझो यहाँ पे जेनिथ इंडस्ट्रीज कौन हो गया? प्रोमिसी हो गया, जिसको प्रॉमिस किया गया था कि वो क्रैंकशाफ्ट उसको मिलेगा, करेक्ट है, टाइम पर मिलेगा। सो इफ इट इज कम्युनिकेटेड by if it is communicated by one party to another to complete or to fulfill his promise within a set deadline, then in case of non-fulfillment, the promiser or the performer of the contract shall be bound to compensate. So if it is communicated that the contract must be performed within a deadline, क्या लिखोगे आप? According to relevant provisions, if it is communicated, अगर communicate हुआ है, if it is communicated that the contract must be performed within a fixed time period, then on non-performance the promisor shall be bound to compensate the promisee। यहां तक क्लियर है? ठीक है, फिर से एक बार बता रही हूँ, आप लोग साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप? अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, if a contract is communicated, if it is communicated that a contract must be performed within a fixed period, then if a contract must be performed within a fixed period, then in case of non-fulfillment the promisor shall be bound to compensate the promisee। However, प्रोविजन में लिखना पड़ेगा,
If it is not communicated, then promisor shall not be bound to comply with the fixed time period. If it is not communicated, then promisor shall not be bound to perform the contract within the fixed time period. समझ में आया क्या? समझ में आया प्रोविजन कैसे लिखना है? हाँ, सेक्शन 73 वाला होगा इसमें. समझ में आया कैसे लिखना है? प्रोविजन लिखा आप लोगों ने साथ में? एक बार और बता रही हूँ मैं. अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आप इसमें सेक्शन 73 भी डाल सकते हो, इसमें आप लीडिंग केस भी डाल सकते हो, है ना? आप लीडिंग केस भी डाल सकते हो, दैट अकॉर्डिंग टू हैडली वर्सेस बैक्सनडेल केस एंड सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आपको याद रह रहा है, पर आई विल रेकमेंड कि आप हैडली वर्सेस बैक्सनडेल तो डाल ही दो. ना, according to relevant provisions of Indian Contract Act 1872, if it is communicated that the contract must be performed within a fixed time period, comma, and the promisor fails to fulfill the contract within the said period, then क्या होगा? Then the promisor shall be bound to compensate the promisee. करेक्ट है? प्रोमिसर शैल बी बाउंड टू कॉम्पनसेट द प्रोमिसी, फुल स्टॉप. फिर उसके बाद हम लिखेंगे हाउएवर if it was not conveyed or if it was not communicated, then promisor shall not be bound to perform the contract within the said time period. If it was not communicated, the promisor shall not be bound to perform the contract within the said time period. करेक्ट है? लिखा? अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस. तो फैक्ट्स ऑफ द केस में हम क्या लिखेंगे? फैक्ट्स ऑफ द केस में सिर्फ आपको कितना पार्ट लिखना है? Zenith Industries had to stop the operations because it delivered its crankshaft to the defendant who did not repair it on time. बस. Zenith Industries had to stop the operations because it suffered huge losses as the crankshaft that was supposed to be repaired by defendant failed to repair it within time. बस इतना. चलो फटाफट कंक्लूड करेंगे. ये लिखा आपने फैक्ट्स ऑफ द केस सभी ने? हाँ, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बिल्कुल. पायल. अब कंक्लूजन आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप ये लिखोगे, कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? इट इज hereby concluded that, अपना सेम ही आएगा, सिंस देयरफॉर. सिंस देयरफॉर. सिंस देयरफॉर में क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ. सिंस Zenith Industries did not communicate to the carrier. Zenith Industries ने कैरियर को कम्युनिकेट नहीं किया था. क्या नहीं किया था? Zenith Industries did not communicate the timeline within which carrier has to repair the crankshaft. Therefore, carrier shall not be liable to compensate the Zenith Limited. So, since Zenith Limited did not communicate the carrier about the time period within which repair should be done. Zenith Limited ने carrier कौन है? Defendant है ना? Zenith Limited failed to communicate or did not communicate to the carrier about the time period. क्या communicate नहीं किया? About the time period. किस चीज का? Time period to repair the crankshaft. Therefore, the carrier shall not be liable to compensate the Zenith Limited. लिखो फटाफट से, 2 मिनट में इसको कंप्लीट करो जल्दी से.
डन? लिखा सबने? परफेक्ट। चलो, अब आप लोगों को तो पता ही है, एक चीज का शौक है मुझे, और वो है क्या? होमवर्क देने का। ठीक है, तो एक होमवर्क मैं आप लोगों को आज दे रही हूं, और वो है कौन सा? केस नंबर 7। चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, पर लिखना आप लोगों को रहेगा, और फिर आप लोग इसका फोटो भी ले लेना, बिकॉज यू डोंट हैव दिस क्वेश्चन। Ravi, a contractor, mistakenly supplied construction material to Amit's warehouse, believing it to be the site of government project he engaged in. रवि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो सप्लाई कर दिए अमित के वेयरहाउस पे, ये मानकर कि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की साइट है जिसके जो ही वाज एंगेज्ड इन, जिसमें उसका मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम था। अमित विदाउट इन्फॉर्मिंग रवि अबाउट द मिस्टेक, अब अमित ने रवि को बताया ही नहीं कि रवि ने गलती से अमित के वेयरहाउस पे गुड्स रख दिए, जबकि अमित के वेयरहाउस पे गुड्स को नहीं रखना चाहिए था। अमित ने रवि को बिना बताए पूरा मटेरियल यूज कर लिया अपने बिजनेस का और प्रॉफिट बना लिया। फिर बाद में अब जब रवि को ये पता चला कि अमित ने ऐसा ऐसा किया है, तो फिर रवि ने कॉम्पनसेशन डिमांड किया, किससे? अमित से। Based on section 70 and principle of quantum merit, decide whether Ravi is entitled to compensation and what conditions must be fulfilled under section 70. आपको केस समझ में आया क्या हुआ? इट्स लाइक कि समझो मेरे 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 कुछ गुड्स है जो मैंने गलती से तुम्हारे वेयरहाउस पे रख दिए, तुमने उसको यूज भी कर लिया, तुमने उसको बेच के पैसे वैसे कमा लिया। अब जब मुझे पता चला तो मैं बोल रही हूँ कि तुम मुझे पैसे मेरे दो, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ बनता भी नहीं था, तुमने कहाँ से गुड्स यूज कर लिए, कहाँ से तुमने, मतलब ये तो तुमने गलत कर लिया ना। तो पॉइंट ये है कि क्या यहाँ पर क्वांटम मेरिट बनेगा? द आंसर इज यस। ये दिस इज अ केस ऑफ क्वांटम मेरिट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर क्वांटम मेरिट क्या बोलता है कि अगर तुमने कोई भी सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज यूटिलाइज करी है जो कि मैंने गुड फेथ में फ्री में नहीं दी थी, तुमने उसको यूज किया है, तो तुम्हें उसके लिए मुझे कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा। दैट इज क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट क्या बोलता है कि अगर तुमने कोई भी सर्विसेज अवेल की है और वो मैंने गुड फेथ में नहीं की थी, वो मैंने वॉलंटरली नहीं की थी, आई वाज सपोज टू चार्ज मनी फॉर इट, देन यू आर सपोज टू पे कॉम्पनसेशन फॉर इट। और यहाँ पर अमित ने चूंकि रवि की गुड्स को यूज कर लिया, इसलिए अमित हैज टू कॉम्पनसेट रवि फॉर द प्रॉफिट मेड। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होगा कि रवि को, मतलब अमित विल हैव टू कॉम्पनसेट रवि। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले आप प्रोविजन में क्या लिखोगे? फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे। प्रोविजन में क्या लिखोगे कि क्वांटम मेरिट क्या होता है, क्योंकि इन्होंने पूछ भी लिया कि क्वांटम मेरिट क्या होता है। ठीक है, आपको इसमें कंडीशंस भी लिखनी है कि क्वांटम मेरिट अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशंस लगती है। अगर आपको याद हो तो हमने कंडीशंस लिखी थी कि पहली बात तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी पार्टी ने वो गुड्स या सर्विसेज एंजॉय किए होने चाहिए, और ये गुड फेथ या वॉलंटरीली नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन है, तो फिर चौथी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? दैट द अदर पार्टी सपोज टू कॉम्पनसेट द फर्स्ट पार्टी। याद आ रहा है क्या? तो ये 3 चीजें हम लोगों ने जो इसमें कंडीशन पढ़ी थी, अपने पूरे नोट्स में है, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं, सब कुछ यूनिट 8 के नोट्स में है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हमने क्वांटम मेरिट में पढ़ी थी, और फिर हम इसमें प्रोविजंस के बाद फैक्ट्स होगा, और कंक्लूजन में हम क्या बताएंगे? दैट अमित, since utilized the goods and made profit out of it, is bound to compensate Ravi, applying the principles of quantum merit. समझ में आया क्या सबको? यस? आप लोग इसको लिखने की कोशिश करोगे? तो अब मैं चाहती हूं कि आप लोग
ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपको पहले प्रोविजन में बताना है कि क्वांटम मेरिट क्या होता है, क्वांटम मेरिट के बाद आपको बताना है 3 कंडीशंस ऑफ क्वांटम मेरिट, ये आपको पूरा अपने नोट्स में मिल जाएगा, फिर फैक्ट्स, और फिर कंक्लूजन में इट इज hereby concluded that since Ravi नहीं Amit enjoyed the goods, therefore he is bound to compensate. करेक्ट है। तो ये क्वांटम मेरिट वाला हम पार्ट इसमें लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को ये आंसर को लिख कर रखना है, ठीक है, पक्के में लिख कर रखोगे सभी लोग। परफेक्ट। अब मैं आपसे मिलूंगी फ्राइडे को, ठीक है, और फ्राइडे को वी आर गोइंग टू हैव द सेम सेशन, है ना, पर फ्राइडे को हम लोग आगे के कुछ चैप्टर्स करेंगे केस स्टडी के, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ यूनिट 1 के, मतलब यूनिट 1 का एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने, पर मैं आप लोगों को एक दो मतलब और भी कुछ केसेस करवाऊंगी। ये जनरल थ्योरी क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिससे आप लोगों की थोड़ी सी एनालिटिकल पावर, थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग और थोड़ी बेटर हो। बाकी थ्योरी क्वेश्चन तो क्या है वो आप लिख लेते हो, ड्राफ्ट की प्रैक्टिस तो अलग से होने वाली है, पर अभी मेरा ये वाले सेशन का मेन पर्पस है कि आप केस स्टडीज को सॉल्व करके लिखना सीख जाओ। आई होप यू गॉट इनफ अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस टुडे विच वॉज लैकिंग अंटिल नाउ। अभी तक ड्राफ्टिंग में जिस जिस बच्चे को डर लग रहा था, आई होप आप लोगों का एकदम अच्छी तरीके से वो डर निकल गया है। अब लग रहा है कुछ कर पाएंगे। अरे एकदम अंतमा, तुम तो किल ही कर दोगे यार अंतमा, बहुत मजा आया। चलो यार, बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगी, ऑफ कोर्स शेयर कर दूंगी, है ना। तो ये मैं क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ। अभी मैं आपसे परसों मिलूंगी। परसों हम रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे। जैसे आप सब लोग एकदम डटे रहे, सभी बच्चे, मैं चाहती हूँ सभी बच्चे विल फिक्स द टाइम ऑफ फ्राइडे। अब एक बार अपना सेशन शुरू हो गए तो वो कंटिन्यू होते रहेंगे, ठीक है। टाइमिंग 7 बजे ही रहेगा, 7 PM ऑन फ्राइडे। ओके, डन। चलो गाइस, आई सी यू। Bye bye. Good night. Take care. See you. Good night. Bye bye.